नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दों की बात सच के साथ। भारत में बजट को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है, काफी इंतजार रहता है। इस बार बुधवार को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा जो बजट घोषित किया गया, वो आम जन के लिए कितना मददगार और कितनी परेशानी वाला हो सकता है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास सीए फील्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंट कीर्ति जोशी जी नमस्कार सर। और चार्टर्ड अकाउंट रजत धानुका जी हमारे साथ। नमस्कार। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक बार आप आपका इंट्रोडक्शन। मैं कीर्ति जोशी, पास्ट चेयरमैन ऑफ इंदौर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई और रीजनल काउंसिल मेंबर। मैं सीए रजत धानुका, सेक्रेटरी इंदौर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई। कीर्ति जी, रजत जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस बार का बजट जो है वो इकोनॉमिकली कितना अच्छा है इंडिया के लिए। अगर इकोनॉमी वाइज बात करें साहब, तो आज की वर्तमान व्यवस्था में अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो 18वीं सदी का प्रतिनिधित्व जो किया था वो इंग्लैंड ने किया था, यूरोप ने किया था, और उसमें जो की पॉइंट था या जिसको हम कह सकते हैं कि लीड रोल जिसने प्ले किया था वो कंट्री इंग्लैंड थी। अगर हम 19वीं या 20वीं सदी की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका ने उसका रिप्रेजेंटेशन किया और उसमें यूएसए ने लीड रोल प्ले किया था। हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो एशिया इज द कंट्री जो अब आने वाले टाइम में इस विश्व का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये अगर हम आज आंकड़े देखते हैं तो टॉप 6 कंट्रीज अगर हम देखते हैं विश्व की, उसमें से 3 कंट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिलती है कि वो एशिया स्पेसिफिक है। और इंडिया का अगर हम बात करें कि किसके साथ में कंपटीशन है इस रिलेशन में, सो चाइना इज अ वन कंट्री, सेकंड इज जापान, थर्ड इज अ क्रोशिया, इन फोर्थ इंडिया अपने आप में एक कंट्री। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं ये विश्व का आने वाले टाइम का भविष्य बताने वाली हैं। और अगर हम इसको बजट को इस हिसाब से देखें कि क्या ये बजट इंडिया के लिए किस हिसाब का होगा, तो हमें ये भी देखना होगा कि हम सेम उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस लाइन पर चाइना चला। कैसे हम उस लाइन पर चल रहे हैं? अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था वो हमसे लगभग 15 साल पहले हुआ था। और उसके बाद चाइना ने जिस तरीके से ग्रो किया, इंडिया में 1991 के बाद जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, और उसके बाद हमारे यहाँ की जो आर्थिक प्रगति हमें देखने को मिली है वो उसके पहले नहीं देखने को मिली थी। तो चाइना हमसे वहां से आगे निकला। चाइना में ये एलपीजी जो है 76 वाज द ईयर जब उन्होंने इसको ग्लोबली ओपन कर दिया था। उसके बाद चाइना ने सन 1985 में जो है अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 1980 के बाद चाइना में जो बेस तैयार हुआ, उसके बाद हमें दिखने लगा कि चाइना जो है प्रोडक्शन के वाइज सबसे बड़ी कंट्री बनकर आया और विश्व का टोटल प्रोडक्शन का 40% जो है अकेला एकमात्र देश चाइना है जो प्रोड्यूस करता है। भारत सरकार ने इस बार अगर हम बजट की बात करें तो 13.3 लाख करोड़ रुपीस का जो बजट रखा है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है। सो जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री के अंदर डेवलप होता है तो व्यापार, उद्योग, सभी चीजें वहां पर बढ़ना प्रारंभ होती है और इससे बहुत सारी लोकल इंडस्ट्रीज को जॉब मिलता है, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, लोहा इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज जब अपने आप में फ्लरिश होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसका पैसा जो है वो नीचे बढ़ना चालू होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हमें तेजी या मद्दी को देखना है तो ये कहा जाता है कि अगर मद्दी देखना है तो आप एफएमसीजी से देखना चालू कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आदमी लग्जरी के अंदर कटौती करता है। तो मद्दी की आशंका जब देखना स्टार्ट होती है तो वो एफएमसीजी प्रोडक्ट से देखने को प्रारंभ होती है। और किसी अर्थव्यवस्था में अगर आपको तेजी देखना है तो वो तेजी आपको देखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। जैसे जैसे पैसा इंफ्रा में आता है तो वो पैसा हर आय वर्ग के व्यक्ति में समान रूप से वितरित होता है। तो इस बजट में एक पिछली बार से 30% ज्यादा पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने की बात की है। दूसरा, हम जब इंपोर्ट ड्यूटी देखते हैं तो उसमें भी हमें ये समझ में आता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में केवल वहां पर प्राइस कट किए गए हैं, वहां पर टैक्स कट किए गए हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात आती है कि आप अगर देश में मोबाइल उपकरण बनाना चाहते हैं तो आपके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में ये कटौती होगी। आप अगर खिलौने बनाते हैं तो ये कटौती होगी, आप टीवी बनाते हैं तो ये कटौती होगी। कुल मिलाकर कटौती आपको तभी मिलेगी टैक्स रेट में जब आप अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत को बल देने के लिए ये एक प्रयास दिखता है। और तीसरी बात, जब हम देखते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट ने इस बार 2 अच्छे काम किए हैं। एक तो होम की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 50.4 लाख
रुपीस जो है वो एडिशनल बजट जो है वो दिया है और मनरेगा के अंदर बजट कम किया है। और ज्वार बाजरा मिलेट्स जैसे जो मोटे अन्न है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जोर दिया है, क्योंकि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, सो ओवर 55% पॉपुलेशन आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और हमारी ये जो जनसंख्या है ये गांव में रहती है, और जब गांव में अगर मकान बनेंगे और वहीं का व्यक्ति वहीं रहेगा, अगर हम हिंदुस्तान के गांव की स्थिति देखें तो हिंदुस्तान में एक सर्वे के अकॉर्डिंगली इन नेक्स्ट 10 इयर्स हिंदुस्तान की 60% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाएगी। और शहरों के पास अगर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, उतना बेस नहीं हुआ, तो वो गांव खत्म हो जाएंगे और सिर्फ शहर रह जाएंगे। और गवर्नमेंट वैसा नहीं चाहती है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश कर रही है कि गांव के अंदर मकान बने, गांव ही बड़ा होकर और अर्बन का रूप ले, सो दैट वहां पर क्वालिटी लाइफ भी मिलेगी और साथ ही साथ खर्चे भी कम अगर होंगे, इनकम भी कम होगी, तो भी आदमी की बेटर लाइफ स्टैंडिंग होगी। तो इन मायनों से बजट जो है वो आज का नहीं है, बजट अगले 20 साल का थॉट प्रोसेस लेकर तैयार किया गया है। एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ बजट तैयार है। निश्चित रूप से सर। बिल्कुल। कीर्ति जी, गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 में इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंचाना है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका रोड मैप रहेगा, कैसे ये चीजें, मतलब क्या ध्यान में रखा है? जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा कंपटीशन जो है वो 3 कंट्रीज के साथ है, और अगर हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो सबसे पहले चाइना का हम अगर बात करें, या बार बार ये बात होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में, ये बात होती है कि भारत एक विश्व गुरु है और विश्व गुरु वापस बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। तो साहब मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि चाइना का जो टोटल इकोनॉमी का साइज है, इट इज स्टिल 16.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हम 2025 में जो टारगेट ले रहे हैं वो 5 ट्रिलियन का ले रहे हैं। और आज अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना इकोनॉमी हमसे 5 टाइम बिगर है। और जब हम किसी देश की बात करते हैं कि ये देश आगे बढ़ेगा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो है वो कैच करेगा, तो कैसे कैच करेगा? तो हम बेसिक सी बात करें, 55% पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 27% population is dependent on manufacturing, and near about 13% population is dependent on service sector। ये इंडिया का मोटा मोटी खाका है। Agriculturist per capita income of an agriculturist in India is 55,000 to 60,000 rupees per annum. Per capita income of a person who is dependent on manufacturing is 1,60,000 rupees per annum, and the per capita income of a person who is into service industry is 2,60,000 rupees per annum। तो सर्विस इंडस्ट्री ही इंडिया को जो है वो एक तरीके से मेजर रोल प्ले कर रही है आगे बढ़ाने के लिए। और आईटी इंडस्ट्री, हम एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं तो हमें देखने में आता है कि एग्री प्रोड्यूस के बाद अगर कोई दिखता है तो हमको सर्विस सेक्टर दिखता है जहां पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि एग्री प्रोडक्ट्स के बाद वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन एग्री प्रोड्यूस इन ऑल काइंड। बट जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो our 55% population is dependent on agriculture. In China 15% population is dependent on agriculture, और China is the first largest producer of agri products, and India is the second largest producer of the agri products। और एक बहुत अच्छी चीज जो अभी हुई है, आफ्टर कोविड लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चाइना में या कहीं और लगी हुई थी, अब वो मूव होके वो प्रोडक्शन हमारे यहाँ इंडिया में आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, और 2030 तक इंडिया लार्जेस्ट, एज फार एज द पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री होगी। चाइना इंडिया से पीछे रह जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो इंडिया के लिए है वो ये है, चाइना में जो एवरेज एज है वो बहुत ज्यादा है और इंडिया की एवरेज एज कम है। तो क्योंकि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन की एज जो है वो उस समय 30 ईयर्स होगी, तो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइंस। हमारे पास अगले 20 साल हैं जो वर्क फोर्स हमारे यहाँ काम करेगी, तो अगले 20 साल निश्चित रूप से भारत के लिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये बजट इस साल का बजट नहीं है, ये बजट अगले 20 साल का बजट है। बिल्कुल। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2025 तक अचीव करने के लिए 2 बातें जिन पर जोर दिया गया कीर्ति जी द्वारा, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन मतलब गर्ल एजुकेशन, ये जो 2 चीजें हैं, और एक मेक इन इंडिया। ये सब मिलकर के जो है मदद करेगी भारत को इस टारगेट को अचीव करने में। रजत जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए एक हिस्सा ऐसा है, मैक्सिमम एक बड़ा हिस्सा ऐसा है भारत में जो बजट के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं है। वो ऊपर ऊपर जो दिखता है ना, उसको लेकर के खुश होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा जो बजट में चीज हाईलाइटेबल रही वो ये रही कि 7 लाख रुपए तक
कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। अगर आपकी आय 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके पीछे क्या कई पेच हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। और अगर किसी की इनकम 7,10,000 या 7,05,000 रुपए, तो क्या उसे ऊपर के 5,000 या 10,000 पे टैक्स देना होगा या पूरा 7,10,000 का अमाउंट उसका टैक्सेबल रहेगा? इसको थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ क्लियर कीजिए। देखिए, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सबसे बजट में बोला था, उसमें उन्होंने भी इसी चीज पे पॉज लेके बोला कि मैं इनकम टैक्स में 5 लाख से 7 लाख की छूट करती हूँ। 5 लाख से 7 लाख की छूट करती हूँ नए टैक्स रिजीम में। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी हिंदुस्तान में 2 टैक्स रिजीम चलती हैं। एक न्यू टैक्स रिजीम जिसे हम बोलते हैं, और एक जो बरसों से चली आ रही है। जो बरसों से चली टैक्स रिजीम आ रही है, उसमें हम ये मानते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको उसकी छूट मिलती है। हम होम लोन लेते हैं, उसका जो ब्याज भरते हैं तो उसकी छूट मिलती है। पीएफ में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसकी छूट मिलती है। तो ये पिछले ओल्ड टैक्स रिजीम में चलता आ रहा है, जिसमें 1.5 लाख की एटीसी में छूट मिलती है, इंश्योरेंस की छूट मिलती है, काफी सारी छूटें मिलती हैं। पिछले 2 साल पहले वित्त मंत्री जी ने एक नई टैक्स रिजीम लॉन्च करी थी, जिसमें उन्होंने बोला था आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, बट आपका टैक्स का स्लैब रेट अलग अलग तरीके से हो जाएगा। जिसमें उन्होंने कुछ 6 टैक्स के स्लैब रेट बनाए थे। इस साल जो 5 लाख से 7 लाख करा गया है, ये उन नए टैक्स रिजीम में करा हुआ है, जहां पे अभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ एक छूट उन्होंने जो एडिशनल करी है वो सैलरीड पर्सन के लिए करी है, जिनको सैलरी में बाय डिफॉल्ट मानना जाएगा कि उनको 50,000 की टैक्स की रिजीम छूट मिली जाएगी। अगर मेरी आय 7 लाख तक है तो मुझे टैक्स कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि 5 से 7 जो हुआ है वो टैक्स की छूट जो है वो एक रिबेट के फॉर्म में दी जाती है। तो अगर मेरी इनकम 7 लाख तक है तो वो मुझे रिबेट मिलेगी, लेकिन जैसे ही मेरी इनकम 7 लाख क्रॉस हो जाती है, 7 लाख पार हो जाती है, तो वो रिबेट 0 हो जाती है। तो अगर मैं 7,10,000 की इनकम की बात करूं तो मुझे जो टैक्स स्लैब है कि 0 से 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख पे 10% लगेगा, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 20% लगेगा। तो उस जगह में आके 7,10,000 पे मुझे पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो कहना कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख के ऊपर, तो 7 लाख से 7,10,000 के बीच में सिर्फ 10,000 पे टैक्स नहीं देना, मुझे पूरे 7 लाख तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके। तो ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि 7 लाख तक, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि इससे फायदा बहुत होगा। काफी लोग हैं जो 5 से 7 लाख के बीच में फॉल करते थे। एक मिडिल क्लास जो है वो जनरली 7 लाख तक की आय तक का रिटर्न भरता था, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज हो गई है। जो उसके ऊपर जा रहे हैं वो पहले भी टैक्स दे रहे थे, अभी भी टैक्स देंगे, लेकिन 7 लाख तक क्योंकि टैक्स स्लैब भी चेंज करा है उन्होंने, 6 से 5 स्लैब कर दिए हैं, तो 5 स्लैब करने के कारण उनका जो टैक्स था वो कम जरूर हो जाएगा। बट सीधे शब्दों में 7,10,000 पे 26,000 का टैक्स है, और 7 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं है। ये लीजिए, हमारे दर्शकों को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया यहाँ पे कीर्ति जी और रजत जी ने कि क्या रहने वाला है इन आंकड़ों में। बिल्कुल। अच्छा, आपसे जानूंगा कीर्ति जी कि एमएसएमई के लिए बजट कैसा है? एमएसएमई सेक्टर, छोटे व्यापारी हमारे भारत में इकोनॉमी में एक अहम हिस्सा प्ले करते हैं, तो उनके लिए बजट कैसा आप कहेंगे? सर देखिए, एमएसएमई के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीज़ें लेकर आई है, और गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन है। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें 43% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था का चक्का जो चलाने वाले लोग हैं वो एमएसएमई आते हैं। एमएसएमई के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स पहले भी रही है। यहाँ पर भी कुछ टैक्स इंसेंटिव्स उन्हें दिए गए हैं। यहाँ पर भी उन्हें इंटरेस्ट रेट में कुछ कट डाउन दिया गया है, और कुछ एडिशनल कंडीशंस जो हैं वो बजट में दी गई है। मेरे ख्याल से ये रजत भाई अगर इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि क्या-क्या टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं और क्या-क्या इंटरेस्ट के अंदर जो है वो बेनिफिट्स दिए गए हैं। एमएसएमई में एक जो सबसे बड़ा इंसेंटिव दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो ऑडिट की लिमिट होती थी, एक नॉर्मल बिजनेसमैन को टेंशन होता था कि यार मैं धंधा करूंगा तो मेरे को टैक्स भरना है, तो टैक्स के पहले ऑडिट कराना है, तो वो जो एक लिमिट होती थी जिसे हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहते हैं, वो एक आम व्यापारी की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। और वहीं एक जो सर्विस क्लास या प्रोफेशनल की हम बात करें तो उसकी लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है इनकम टैक्स के पर्पज से, और एमएसएमई को एनकरेज करने के लिए कि छोटा व्यापारी जब भी बिजनेस करेगा अब उसे ज्यादा ऑडिट की, टैक्स की चिंता नहीं करना है। एक परसेंटेज डिसाइड है, उसका जो भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर पे उसे टैक्स भरना पड़ता है। तो 2 करोड़ से 3 करोड़ करना और 50 लाख से 75 लाख कर देना एक बहुत ही अच्छा स्टेप मैं कहूंगा।
दूसरा, एमएसएमई में उन्होंने जो 1% है, उन्होंने बोला है कि जो कॉर्पस का इंटरेस्ट रेट है वो 1% से हम कम कर रहे हैं। तो जो कोविड के टाइम पे उन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम लाए थे, जिसमें उन्होंने लोन बांटा गया था, ECGLS जिसे हम कहते हैं, तो उसकी भी इंटरेस्ट दर को 1% से कम करते हुए एडिशनल 9,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड इस एमएसएमई क्रेडिट के लिए दे दिया गया है। तो गवर्नमेंट की जो एमएसएमई को लेके लोन की स्कीम्स हैं, उसमें 9,000 करोड़ दर और बढ़ा दिया गया है। तीसरा जो एक बहुत बड़ा उन्होंने वेलकम स्टेप दिया है, वो ये रहा है कि अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं और मैं किसी व्यापारी के साथ धंधा करता हूं, तो उस व्यापारी को इनकम टैक्स में उसकी छूट जब भी मिलेगी जब वो मेरे एमएसएमई के ब्याज का पेमेंट कर देगा। पहले ये जो छूट मिलती थी, ये पेमेंट बेसिस पे नहीं थी, ये अक्रूवल बेसिस पे, बुकिंग बेसिस पे थी, लेकिन अब उसको चेंज करके पेमेंट बेसिस कर दिया है। तो अगर जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो मुझे उसकी छूट नहीं मिलेगी। और पेमेंट करने में भी एमएसएमई एक्ट में 2 चीजें हैं। अगर मैंने रिटर्न एग्रीमेंट करके उसके साथ ये काम करा है तो मुझे 45 दिन में उसका पेमेंट करना है। अगर 45 दिन से मैं ज्यादा जाता हूं तो जो आरबीआई का ब्याज रेट है उसके 3 गुना ब्याज मुझे उस व्यापारी को देना पड़ेगा, प्लस वो जो मैं ब्याज दूंगा उसका मुझे खर्चों में डिडक्शन भी नहीं मिलता है। अगर मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं करा और नॉर्मल ट्रांजैक्शन करा है तो वो पेमेंट मुझे 15 दिन में करना होता है। अगर मैं 15 दिन में पेमेंट नहीं कर रहा हूं और कोई एमएसएमई रजिस्टर्ड इस व्यापारी के अगेंस्ट में जाता है तो उसे 3 गुना आरबीआई के रेट का ब्याज भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप है कि अगर मुझे एमएसएमई से धंधा करना है तो मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं करूंगा तो ब्याज में छूट नहीं मिलेगी। तो आदमी जब पेमेंट करेगा तो एक एमएसएमई की जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बहुत इजीली रोटेट होगी और उसको बाहर से फंड नहीं मिलेगा, और बाहर से जो फंड मिल रहा है वो भी आप 1% कम से मिलेगा। तो एमएसएमई के लिए तो डेफिनेटली, जैसा कीर्ति जी ने बताया कि वो हमारे पहिए हैं, चक्का है हमारी अर्थव्यवस्था का, तो उस व्यवस्था को और फास्ट करने के लिए उनके लिए जो बेनिफिट्स लाए काफी सरल शब्दों में अगर इसको कंक्लूड करें मेरे ख्याल से, तो सरल शब्दों में ये हो सकता है, पहली चीज, इनकम टैक्स में ऐसे छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 3 करोड़ से कम है, उन्हें इनकम टैक्स में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकें देने की आवश्यकता नहीं होगी, जो एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है कि केवल उन्हें बेसिक चीजें देना है, पूरा रिकॉर्ड्स नहीं देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो एक बड़ा भय छोटे व्यापारी के मन से जो है वो दूर किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरेस्ट का, जैसा आपने कहा कि 1% का जो इंसेंटिव दिया गया, तो वो डायरेक्ट इंसेंटिव है जो बेनिफिट देगा। और तीसरी चीज जो कही कि एमएसएमई के व्यापारी के साथ अगर कोई डील करता है, तो छोटे व्यापारी के साथ अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो 15 दिन के अंदर भुगतान करना होगा अगर कोई अनुबंध नहीं है, और अगर उन दोनों के बीच में कोई अनुबंध होता है तो 45 दिन से अधिक उस पेमेंट को नहीं रोका जा सकता, भले ही आपने एग्रीमेंट कुछ भी किया हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उस खर्चे की छूट आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगी। तो बड़ी कंपनीज को अगर जब तक वो पेमेंट नहीं कर देंगे उस छोटे व्यापारी को, तब तक उस खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। तो कोई भी कंपनी छोटे व्यक्ति का पैसा जो है वो 15 दिन से लेके 45 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख पाएगी, और लिक्विडिटी जो है वो छोटे लोगों के पास बढ़ेगी। सो दैट इज दी, वी कैन से दैट कि भाई एडिशनल चेरी ऑन द केक फॉर दी एमएसएमई। सपोर्ट दे दिया है, पावर दे दिया एमएसएमई के पास भी। बट इसके लिए एक चीज और मैं महत्वपूर्ण जो भूल जाऊंगा रजत भाई आपको बीच में, कि एमएसएमई के लिए ऐसे हर व्यापारी को जो है वो एक सर्टिफिकेट लेना होता है, और जो व्यापारी केवल एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो ही व्यक्ति एमएसएमई के लिए माना जाएगा। और इस एमएसएमई के अंदर निवेश वाइज चलता है। सो ऐसे लोग जिनका व्यापार में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश है वो सब इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। सर्विस सेक्टर भी एलिजिबल होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसके अंदर एलिजिबल होता है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो काफी रिलीफ देने वाला है एमएसएमई व्यापारियों को ये बजट। बिल्कुल, जो स्कीम्स एक्स्ट्रा आई हैं उनके लिए वो काफी हेल्पफुल रहेंगे 100%। चलिए, एमएसएमई के बाद कीर्ति जी, एफडीआई के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि उस डिपार्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो कैसा है बजट? सर, एफडीआई के लिए इस बजट में वैसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा गया, बट एक चेंज फेमा में जरूर किया गया है। और फेमा एक्ट में क्या चेंज किया गया है, अगर हम बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम की, हम एक बार चर्चा करते हैं, तो हिंदुस्तान इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर जब हम किसी कंपनी के शेयर लेते हैं
तो उसमें एक कंडीशन है कि कोई भी कंपनी किसी भी एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई व्यक्ति करता है आउट ऑफ इंडिया का एनआरआई, तो उसे शेयर्स जो है वो उस कीमत से कंपनी दे सकती जो उसकी मार्केट प्राइस होगी। लेकिन ये कंडीशन उससे ज्यादा पर एप्लीकेबल नहीं थी। इस बार बजट में उसे भी रोक दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी उसकी शेयर्स का जो प्राइस नहीं है उससे ज्यादा का प्राइस निकाल के अगर किसी बाहर के इन्वेस्टर्स को देती है, तो ये मानते हुए उस कंपनी के हाथ में गिफ्ट टैक्स लगाया जाएगा, जैसे कि इस कंपनी को गिफ्ट प्राप्त हुआ है। ये उस तरीके की माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हम कह सकते हैं एक कदम है, जिसमें उन शेयर्स को ज्यादा कीमत पर बाजार में दे दिया जाता था और एफडीआई अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। तो उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जो है वो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के अंदर ये प्रोविजंस लेकर आए हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू लेकर आए हैं। फेमा एक्ट में ऑल्दो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इनकम टैक्स के सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के थ्रू जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन लेकर आए हैं, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए। बाकी एफडीआई के लिए सच इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। बिल्कुल। देखिए कीर्ति जी, रजत जी, कोई भी चीज होती है भारत में, कोई भी चीज घटती है, बजट तो एक बहुत बड़ी चीज है, तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। चाहे किसी सेलिब्रिटी की शादी हो या बजट हो, सोशल मीडिया एक नंबर पे रहता है अपना प्रतिक्रिया देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। मीम्स देखते हैं हम, तो एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है अभी बजट के बाद से कि पुअर गेट्स सब्सिडी, रिच गेट्स रिबेट, मिडिल क्लास सीज टीवी एंड डिबेट। तो कितनी सच्चाई है, कुछ शब्दों में आप दोनों से जानना चाहूंगा, कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में मिडिल क्लास एक इकलौती वो क्लास है जो सबसे ज्यादा पिस जाती है कहीं ना कहीं बजट? सर मैं कहना चाहूंगा, न करते शोर शराबा तो और क्या करते, तुम्हारे शहर में कुछ कामकाज भी तो हो, कब तलक रहेगी वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार कल क्यों, कभी तो आज भी हो। जब हम बजट की बात करते हैं, मिडिल क्लास की इस तरीके की बात करते हैं कि भाई मिडिल क्लास को क्या मिला क्या नहीं मिला, तो साहब पहली बात तो गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो, हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर बजट को हम फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। और बहुत सी बार हम कहीं पर भी बात करें तो साहब हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी लिखा है कि धनाढ्य को कोई दोष नहीं होता है, सारा दोष जो होता है वो मिडिल क्लास को ही होता है। और मिडिल क्लास एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको दोनों से मिलाकर चलना पड़ता है। उसे निचले तबके से भी मिलाकर चलना पड़ता है, उसको रिच क्लास से भी मिलाकर चलना पड़ता है। और मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी हमारे यहाँ बहुत अलग है। हमारे यहाँ माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ और मैं मिडिल क्लास की पीड़ा को समझती हूँ। और जब आप वित्त मंत्री जी का बजट इलेक्शन के लिए आप उनका फॉर्म देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि शी इज होल्डिंग असेट्स ऑफ ₹1,80,00,000। तो अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी, जिस देश में 1% लोग मुश्किल से कर दे पाते हैं, और वहां पर एवरेज इनकम को, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन मानने के लिए, किसी के घर में ड्रेनेज होता है, मोटर कार होती है, और अगर मान लीजिए उसके यहाँ टेलीफोन कनेक्शन होता है, तो हमारे यहाँ आज भी ये है कि वो आदमी बीपीएल से ऊपर है। हम अपने आप को क्यों मिडिल क्लास की डेफिनेशन इतनी छोटी कर दी हमने, या हम कहते हैं इतनी विस्तृत कर दी है कि हर आदमी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हुए मिडिल क्लास लेता है। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी, आप भी अपने आप को मिडिल क्लास लेते हैं, मैं भी अपने आप को मिडिल क्लास लेता हूँ, और रजत जी भी अपने आप को मिडिल क्लास में काउंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास। अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी जो 1,80,90,00,000 रुपए के एसेट्स लेके बैठा है, भारत का वित्त मंत्री है, और वो भी अपने आप को मिडिल क्लास समझता है, और एक व्यक्ति जो मुश्किल से किराए के मकान में रहता है, उसके पास लिक्विडिटी वाइज 15-20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, वो भी आदमी अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली में काउंट करता है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमको मिडिल क्लास की जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन को चेंज करने की आवश्यकता है, उस मेंटेलिटी को चेंज करने की आवश्यकता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी? जब तक हम अपने आप ये सोच नहीं बदलेंगे ना साहब, जब तक हम अपने आप को अंडर परफॉर्मर समझते आ रहे हैं। In USA, 60% public is paying direct taxes, and in India, the rate of direct taxpayer is still less than 5%. तो अगर मान लीजिए किसी कंट्री में जहाँ 60% करदाता है और एक कंट्री जहाँ पर 5% करदाता है, आप उन 5% करदाताओं से कितनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे? क्या देश में मध्यम वर्गीय परिवार ये 5% से भी कम है? सोचने की बात तो यह है कि क्या मध्यम वर्गीय 5% से भी कम है? अगर 95% को रिलैक्सेशन दे दिया गया है और बचे हुए 5% भी अपने आप को मिडिल क्लास में काउंट करते हैं, तो फिर अपर मिडिल क्लास या रिच कौन है सर? कुल मिलाकर पहले ये तय करना जरूरी है कि मिडिल क्लास आखिर है कौन, कौन आते हैं उस दायरे में, उसके बाद ही जवाब मिल पाएगा कि क्या वाकई में मिडिल क्लास इसमें पिसता है या नहीं पिसता। बिल्कुल।
चलिए खैर, ये तो आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी बजट को लेकर, जो तमाम संशय थे उनको दूर किया रजत जी और कीर्ति जी आपने। लेकिन एक चीज मैं आपसे पर्सनल पूछना चाहूंगा आपके प्रोफेशन के बारे में। बजट आता है तो चार्टेड अकाउंटेंट पे कितना लोड आ जाता है? कुछ कुछ सरप्राइजेस होते हैं डेफिनेटली, कई बार डिमोनेटाइजेशन जैसे बम फट जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सालाना चीज है। कितना प्रेशराइज हो जाता है या कितना वर्कलोड बढ़ जाता है उस समय? सर बजट आता है तो बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी जो कहते हैं और जो बाद में फाइन प्रिंट्स आता है उनको मैच करना और बताना, आम आदमी की तो उपेक्षा ये रहती है कि जैसे ही बजट आए वो फोन करते हैं कि सर अब हमें क्या करना है, आप तो ये बता दीजिए। तो जैसे कि अभी बताया कि वित्त मंत्री जी ने तो बोला डायरेक्ट टैक्स में 5 चीजें, पर जब हमने फाइन प्रिंट देखा तो उसमें 122 चीजों में बदलाव है। अब उन 122 चीजों को पढ़ना, फिर उनमें वो क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझना, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जॉब होता है। ठीक है, हमारा काम भी यही है, हमें करना है, बट इसलिए हम हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन्हें देते हैं, आप एक वीक की शांति रखिए, एक बार पढ़े समझे, क्योंकि हर केस में हर चीज अलग हो सकती है। कुछ चीज आप पे एप्लीकेबल है, हो सकता है कीर्ति जी पे नहीं है, कुछ चीज कीर्ति जी पे आप पे एप्लीकेबल नहीं है। तो किसी भी चीज का स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता, हमारे प्रोफेशन में कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं होता है। तो वो पढ़ के एनालाइज करके आप पे क्या एप्लीकेबल है, उसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो डिसाइड करना होता है। तो थोड़ा समय लगता है। तो वो हमारा तो काम है, बजट अनाउंस होने के बाद उस दिन 2 दिन सिर्फ उसी में लगते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसा आया है, और वो सारी चीजें बताना। सर कुछ ऐड करना चाहें कि? ना बस मेरा भी संशय यही था कि क्या आप बजट वाले दिन समय पे घर जा पाते हैं या नहीं जा पाते? ना सर, उस दिन तो नहीं जा पाते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब से आई है तब से तो बिल्कुल नहीं जा पाते। क्योंकि वो जो मैसेज फैलाए जाते हैं, जो जैसा कि हम पहले सर से भी बात कर रहे थे कि आज आदमी को ये चाहिए कि 30 सेकंड रील में हमको पता चल जाए कि क्या आया है क्या नहीं आया। अब 122 अमेंडमेंट 200 पेजेस 30 सेकंड में अगर बताने लग जाए तो फिर इस देश की कहाँ होगी आप खुद भी समझ सकते हैं। तो बस यही है सर। Some things need to be explained in और detail। सर व्हाट्सएप पे मैक्सिमम चीजें जो चलती हैं वो फॉरवर्ड होती है, हर आदमी को जल्दी रहती है, विदाउट चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज। उसे लगता है कि चीज आई है तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू सर्कुलेट द थिंग्स। और ये इसके बहुत सारी बार जो है वो ये देखने में आता है कि बहुत सारी गलत चीजें भी जो हैं वो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो जाती हैं। तो ये है हमारे साथ कीर्ति जी और रजत जी, जो हमें बता रहे थे कि बजट किस सेक्टर के लिए कितना हेल्पफुल रहने वाला है। तमाम संशय जो दर्शकों में होते हैं, जो आमजन में होते हैं बजट को लेकर, उनको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर एक डिटेल में ले जाकर उन्होंने दूर किया है। मैं हिंदुस्तान मेल न्यूज की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना डिटेलिंग में समझाया हमारे दर्शकों को। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस सर। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया रजत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप देखते रहिए मुद्दों की बात सच के साथ। जल्दी मुलाकात होगी फिर किसी हस्ती, फिर किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के साथ, और जानेंगे डिटेल में उनकी फील्ड के बारे में। तब तक के लिए मैं जितेंद्र खिलनानी की तरफ से आप सबको धन्यवाद।